नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज की वीडियो में दो अलग-अलग कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की है। दूसरी कहानी हाथरस जिले की है। दोनों घटना अलग हैं। पहली कहानी 2025 की है। सुल्तानपुर जिले में एक थाना आता है कुड़वारा। इसी थाने के सीमा में बसे छोटे से गांव देवलपुर प्रथम में रोज की तरह सब कुछ ठीक-ठाक था। 26 जून की शाम करीब 6 बजे का समय था। उसी गांव की एक गली में रहने वाले मुकेश सिंह के दोनों बच्चे कोचिंग से घर लौटे। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है। रोज की तरह अंदर जाकर उन्होंने मां को खाने के लिए आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोनों बच्चे अंदर गए तो देखा कि मां पलंग पर लेटी हैं। उन्होंने कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराकर वे ऊपर मंजिल पर रहने वाली अपनी ताई मीता सिंह के पास गए और सारी बात बताई। मीता तुरंत बच्चों के साथ नीचे आईं और देखा तो माहौल सामान्य नहीं था। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि सविता सिंह ने अपनी जान ले ली है। सूचना मिलते ही कुड़वार थाने के टीआई अमित कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, इससे पहले कि मृतका के पति मुकेश घर आते। सविता का शव पलंग पर पड़ा था और उसके गले में पास में रखी पेटीकोट की नाड़ी कसकर बंधी हुई थी। लेकिन पुलिस को यह तरीका सही नहीं लगा, क्योंकि इस तरह गले में नाड़ी बांधकर कोई खुदकुशी नहीं कर सकता। दम घुटने पर हाथ अपने आप नाड़ी से ढीले हो जाते हैं। इस वजह से पुलिस ने इसे संदिग्ध मामला मान लिया। शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि घटना के समय सविता घर पर अकेली थी, क्योंकि बच्चे कोचिंग गए थे और पति काम पर था। ऊपर की मंजिल पर रहने वाली जेठानी भी उस वक्त घर पर अकेली थी। सविता के बच्चे जब लौटे तो घर का दरवाजा खुला मिला, जबकि आमतौर पर खुदकुशी करने से पहले लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। यही बात पुलिस के शक की वजह बन गई कि यह मामला खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है। अगले दिन जब सविता के मायके से उसका भाई आदित्य अंतिम संस्कार में शामिल होने आया, तो उसने सीधे अपनी जेठानी मीता पर शक जताया। आदित्य का कहना था कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मीता ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने भी इस आरोप को हल्के में नहीं लिया और जांच शुरू कर दी। मीता को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। इसी बीच पड़ोसियों से पता चला कि 25 जून को यानी घटना से एक दिन पहले सविता और मीता के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर की पूछताछ में मीता टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले सविता ने उसे डंडे से मारा था। इसी रंजिश में मौका पाकर उसने सो रही सविता का गला पेटीकोट की नाड़ी से दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने मीता को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद मीता और देवर के बीच चल रहे इश्क के चलते देवरानी की हत्या की कहानी भी सामने आई। करीब 15 साल पहले सविता से शादी से पहले मुकेश अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। कमाई बड़ा भाई करता था, लेकिन उसकी ज्यादातर कमाई शराब में उड़ जाती थी। ऐसे में घर का सारा खर्च मुकेश की कमाई से चलता था। जैसे जैसे मुकेश बड़ा हुआ, उसकी शादी की बातें शुरू हो गईं। यह सुनकर मीता परेशान हो गई। उसे डर था कि अगर मुकेश की शादी हो गई तो नई पत्नी जेठानी के घर के खर्च पर सवाल उठा सकती है। यही वजह थी कि मीता ने साजिश रची और शादी से पहले ही मुकेश को शादी का सुख देकर उसे अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। क्योंकि मीता के पति अर्जुन की तबीयत काफी खराब रहती थी। वह अक्सर शराब पीकर घर आता और इतना नशे में होता कि खाना खाने की भी ताकत नहीं बचती थी। कई बार तो वह सरोवर पर ही शराब पीते पीते बेहोश हो जाता और सुबह ही घर लौटता था। ऐसे में मीता और उसका देवर मुकेश घर पर अकेले रह जाते थे। मीता ने कई बार मुकेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन मुकेश के मन में भाभी के लिए कोई गलत भावना नहीं थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन जब अर्जुन घर नहीं लौटा तो आधी रात को मीता ने देवर को जगाकर कहा कि उसे सीने में दर्द हो रहा है। मुकेश डर गया कि कहीं भाभी को दिल का अटैक तो नहीं आ गया, इसलिए उसने अस्पताल जाने की बात कही। मीता ने कहा कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बस सरसों का तेल हल्का सा मल दो, शायद आराम मिल जाए। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह भाभी के सीने पर तेल कैसे मल सकता है, लेकिन मीता दर्द का नाटक करती रही, जैसे अभी हालत बिगड़ जाएगी। आखिरकार मुकेश मजबूर हो गया। तेल मलते मलते माहौल बदल गया और मीता ने उसी पल का फायदा उठाया। मुकेश को अपने करीब कर लिया, ठीक वैसा ही जैसा वो शुरू से चाह रही थी।
उस रात के बाद देवर और भाभी के बीच छुपा रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों और करीब आने लगे, गलत संबंध बनाने लगे। नतीजा यह हुआ कि कुंवारा मुकेश अपनी भाभी के प्यार में पूरी तरह फंस गया और शादी की बातें उसने एकदम नजरअंदाज कर दी। लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार ने मुकेश के सामने सविता से शादी का प्रस्ताव रख दिया। मुकेश मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बार बार इनकार करेगा तो रिश्तेदारों को उसके और भाभी के रिश्ते पर शक हो जाएगा। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ कह दी। जब मुकेश ने मीता को यह बात बताई तो मीता ने साफ विरोध किया, लेकिन मुकेश ने उसे समझाते हुए वादा किया कि शादी के बाद भी वह सिर्फ पत्नी सविता ही नहीं बल्कि मीता की हर जरूरत का भी ख्याल रखेगा। साथ ही मीता के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाएगा। मुकेश ने अपना वादा निभाते हुए सविता से शादी के बाद भी अपने भाई के पूरे परिवार का खर्च उठाना जारी रखा। सविता को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका जेठ अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब में उड़ाता है। समय आगे बढ़ता गया। शादी के कुछ महीनों बाद मुकेश ने सविता के साथ मकान के निचले हिस्से में रहना शुरू कर दिया। इससे उसे दो फायदे हुए। पहला तो यह कि उसे अपनी पत्नी के साथ खुलकर प्यार करने का मौका मिलने लगा। दूसरे, भाभी ऊपर अकेली रहती थी, सो जब कभी मौका निकालकर भाभी की शारीरिक जरूरत भी पूरी करने लगा। सविता सीधी सादी और भली महिला थी, इसलिए उसने कभी शक की नजर से कुछ नहीं देखा। इसी वजह से सविता और मुकेश की शादी के 15 साल बाद भी मुकेश और मीता का यह छुपा रिश्ता बिना किसी परेशानी के चलता रहा। लेकिन 25 जून का दिन उनके लिए सब कुछ बदल देने वाला साबित हुआ। असल में 26 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही थी। मीता जानती थी कि मुकेश इन 9 दिनों तक उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। अपनी शारीरिक चाहत को इतने दिन तक रोकना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए 25 जून को जब मुकेश काम पर था, उसने उसे फोन करके शाम को मिलने का वादा ले लिया। मुकेश भी समझ गया था कि भाभी क्यों बुला रही है। घर आने के बाद वह सविता के चाय बनाने का इंतजार किए बिना सीधे ऊपर भाभी के कमरे में चला गया। सविता को अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति भाभी के कमरे में है। चाय बनाकर जब उसने देखा कि चाय ठंडी हो रही है तो वह पति को बुलाने ऊपर चली गई। सविता ने कभी अपने पति को भाई के घर का खर्च देने से नहीं रोका था और न ही कभी भाभी के साथ उसके रिश्ते पर शक किया था। लेकिन उस दिन ऊपर जाकर उसने जो देखा, उससे उसका खून खौल गया। पति अपनी भाभी मीता के साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों के था। सविता ने गुस्से में पास रखा डंडा उठाया और मीता की पिटाई शुरू कर दी। मीता बिना कपड़ों के थी, इसलिए वो घर से बाहर भाग भी नहीं पाई और सविता ने उसे जमकर मारा। बाद में सविता और पति में भी जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन पति ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब वो भाभी से नहीं मिलेगा। सविता ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन पिटाई के बाद मीता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मीता को सबसे बड़ा डर यह था कि अब सविता मुकेश को उसके घर का खर्च नहीं देने देगी और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। इसी डर और गुस्से में मीता ने ठान लिया कि सविता को किसी भी तरह रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। संयोग से मीता को अगला ही दिन मौका मिल गया। उस शाम उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और सविता गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही है। बच्चे कोचिंग गए थे और घर में कोई और नहीं था। मीता चुपचाप अंदर गई, दीवार पर टंगा पेटीकोट का नाड़ा उठाया और सविता के पास जाकर उसके गले को कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मीता चुपचाप ऊपर चली गई और अपने रोजमर्रा के काम में जुट गई। उसे पूरा भरोसा था कि पुलिस इसे आत्महत्या मानकर मामला बंद कर देगी। लेकिन अगली ही सुबह पुलिस ने सारा राज खोल दिया। जांच में पता चला कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने मीता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अब मामला विचाराधीन है। और आज की दूसरी कहानी हाथरस जिले की है। ये बात 2014 की है। 26 जुलाई 2014 की सुबह हाथरस कोतवाली सदर के प्रभारी बीएस त्यागी को खबर मिली कि कोटा रोड पर नरहौली बम्बे के पास एक युवक की लाश मिली है। थोड़ी ही देर में बीएस त्यागी अपने सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि यह हत्या का मामला है। मृतक का चेहरा किसी भारी पत्थर से कुचला हुआ था। शायद उसकी पहचान छुपाने के लिए यह किया गया था। तलाशी में उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। वहां मौजूद लोग भी उसे पहचानने से इनकार कर गए। थाना प्रभारी बीएस त्यागी ने घटनास्थल की पूरी औपचारिकताएं पूरी की
और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हत्या का यह मामला हाथरस कोतवाली सदर में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी एसएसआई रविंद्र कुमार को सौंपी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मुस्लिम था और उसकी हत्या किसी भारी पत्थर से कुचला गया था। साथ ही मृतक के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस बात से रविंद्र कुमार को लगा कि हत्यारे का मृतक से गहरा रंजिश या नफरत रहा होगा। अक्सर ऐसा अवैध रिश्तों के मामले में होता है, इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई गई। लेकिन जांच तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाती। संयोग से पुलिस को मृतक की पहचान करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 27 जुलाई की शाम को एक आदमी थाना प्रभारी बीएस त्यागी के पास आया और बताया कि उसका किराएदार 2 दिनों से गायब है। उसका फोन भी बंद था। जब उसने वकील का विवरण दिया तो वह पूरी तरह से नरहौली के बम्बे पर मिली लाश से मेल खाता था। थाना प्रभारी बीएस त्यागी ने तुरंत उस आदमी को थाने की जीप से पोस्टमार्टम हाउस भेजा। वहां उस आदमी ने मृतक की पहचान अपने किराएदार वकील के रूप में कर दी। पूछताछ में उस आदमी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले वकील ने विष्णुपुरी में उसके मकान का एक कमरा किराए पर लिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। इस समय उसकी पत्नी मथुरा के माउंट में अपनी बेटी की ससुराल गई हुई है। पुलिस को उस आदमी से मृतक वकील की पत्नी का फोन नंबर मिल गया था, इसलिए पुलिस ने उसे वकील की हत्या की खबर दे दी। लगभग 2.5 घंटे बाद मृतक की पत्नी थाना प्रभारी बीएस त्यागी के सामने आई। उसे देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा थी, जबकि मृतक वकील की उम्र 20 साल थी। पूछताछ में उसने अपना नाम जरीना बताया। मामला अजीब था। 20 साल के युवक की 45 से 50 साल की पत्नी को देखकर हर कोई चकित था, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जरीना रोते हुए कह रही थी कि उसके पति की हत्या उसके पहले पति, बेटे और चचेरे देवर ने की है। इसके बाद जरीना की तहरीर पर उसके पति वकील की हत्या का मुकदमा उसके पहले पति शैफी मोहम्मद, बेटे शमशेर और चचेरे देवर फुर्रा के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। लाश की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने मृतक वकील के परिवार को भी सूचित किया था। परिवार के लोग हाथरस कोतवाली पहुंचे और वकील की हत्या का आरोप जरीना पर ही लगा दिया। वकील के बड़े भाई शब्बीर का कहना था कि जरीना ने अपने पहले पति शैफी मोहम्मद, देवर फुर्रा और बेटे शमशेर के साथ मिलकर साजिश रची और अपने भाई वकील की हत्या कराई है। उन्होंने इस मामले में खुद जरीना को भी आरोपी बनाने की मांग की। इसके बाद हत्यारों में जरीना का नाम भी शामिल कर दिया गया और कोतवाली में मौजूद उसे हिरासत में ले लिया गया। हाथरस पुलिस ने आगरा के इस्लाम नगर जाकर शैफी मोहम्मद, उसके भाई फुर्रा और बेटे शमशेर को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली में तीनों से पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से उनकी वकील से न तो मुलाकात हुई थी, न कोई बातचीत। ऐसे में वे उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब थाना प्रभारी बीएस त्यागी ने उनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन उनके सामने रख दी, तो तीनों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने हत्या के पीछे की कहानी भी बताई, जो इस तरह थी। मलरूप से जिला हाथरस के सादाबाद के गांव जरिया की गढ़ी के रहने वाले हनीफ खान रोजी रोटी की तलाश में कई साल पहले आगरा आ बसे थे। यह उस वक्त की बात है जब आगरा में यमुना नदी के किनारे इस्लाम नगर मोहल्ला बस रहा था। हनीफ खान के आगरा आने पर 2 बच्चे थे। बाद में वे 9 बच्चे के पिता बने, जिनमें 4 बेटियां और 5 बेटे थे। वकील उनका सबसे छोटा बेटा था। हनीफ ने बच्चों की शादी करते हुए सबको अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घर बसाए। अंत में परिवार में सिर्फ सबसे छोटा बेटा वकील ही बचा था। वह उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ रहा था। तभी उसके पिता हनीफ खान की तबीयत खराब हो गई। पिता की देखभाल करने की वजह से वकील अपनी हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं दे पाया। सबसे दुखद बात यह थी कि हनीफ खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता के जाने के बाद वकील के पास कोई स्थायी सहारा नहीं बचा। कभी वह किसी भाई के यहाँ रहता, तो कभी दूसरे के, लेकिन कोई भी भाई उसे अपने साथ स्थायी रूप से रखने को तैयार नहीं था। पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। वह धीरे धीरे धक्के खाते हुए मोटर मैकेनिक का काम सीखने लगा। जब भाइयों ने मदद नहीं की, तो उसी मोहल्ले के रहने वाले शैफी मोहम्मद ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। शैफी मोहम्मद का घर हनीफ खान के घर के बिल्कुल सामने था। मोहल्ले में उसे अमीर और संपन्न लोगों में गिना जाता था। शैफी की पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिनके 3 बच्चे थे। इसके बाद उसने दूसरी शादी जरीना से की।
जरीना के परिवार वालों ने शैफी की अमीरी देखकर शादी की थी। शैफी के 3 बच्चे पहले से थे, जबकि जरीना कुंवारी थी। जरीना भले ही शैफी की 7 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन वह शैफी से कभी पूरी तरह खुश नहीं थी, न तन से न मन से। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। शैफी ने अपनी पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चों की शादी कर दी। बड़ी बेटी हसीना का विवाह मथुरा के माउंट कस्बे में हुआ, जबकि बड़े बेटे शमशेर की शादी आगरा के बायपुर में हुई थी। जरीना अक्सर शैफी के पहले पत्नी के बेटे शमशेर को अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोते देखती थी। उसके मन में ख्याल आता था कि अगर उसकी शादी किसी हमउम्र लड़के से हुई होती तो वह भी ऐसे ही उसके साथ कमरे में होती। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी नज़र घर के सामने रहने वाले हनीफ खान के बेटे वकील पर पड़ी, जो जवानी के दौर में था। वकील और जरीना की उम्र का फर्क यह बताता है कि जरीना की शादी के 2 साल बाद वकील पैदा हुआ था। वकील उस उम्र से गुजर रहा था जब औरतें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। इस उम्र में अच्छा बुरा और रिश्तों की परवाह कम हो जाती है। यह वह दौर होता है जब आदमी जल्दी भटक जाता है। जरीना की नजरें वकील पर पड़ीं और उसने उसे अपनी खूबसूरती के झलक दिखानी शुरू कर दी। वकील जो जवान था और महिलाओं के आकर्षण में जल्दी फंस जाता था, उसने भी जरीना की तरफ आकर्षित होना शुरू कर दिया। पिता की मौत के बाद वकील के भाइयों ने घर बांट लिया था। वकील को भी एक कमरा मिला था, जहां वह अकेला रहता था। वही कमरा वकील और जरीना के मिलने की जगह बन गया। पिता के मरने के बाद वकील के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए शैफी ने उसकी खाने पीने की व्यवस्था अपने घर पर कर दी। कभी वकील उनके घर जाकर खाना खाता, तो कभी जरीना उसके कमरे पर जाकर खाना देती। ऐसे समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और अंत में अवैध संबंध बन गए। दोनों मौका देखकर चुपचाप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। कोई भी उन पर शक नहीं करता था, क्योंकि उनकी उम्र में काफी फर्क था। जरीना की उम्र वकील से दोगुनी से भी ज्यादा थी। धीरे धीरे महीनों बीतते गए। जरीना को अपने प्रेमी से छिप छिप कर मिलना अच्छा नहीं लगता था। वह उसके साथ खुलकर वक्त बिताना चाहती थी। शैफी उसकी कई इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए वह अब अपने आशिक के साथ वह सब करना चाहती थी जो पहले नहीं कर पाई। लेकिन यह तभी मुमकिन था जब दोनों साथ रह पाते। जरीना शैफी से इतनी ऊब चुकी थी कि उसने अपनी आधी उम्र से भी कम वाले प्रेमी वकील के साथ भागने का फैसला कर लिया। अपने शरीर के आकर्षण की मदद से उसने वकील को भी इस योजना के लिए मनाया। वकील अकेला था, इसलिए जब जरीना ने उससे भागने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। योजना बन गई थी और उसी के मुताबिक एक दिन वकील ने हैदराबाद जाने की बात कहकर अपने कमरे का ताला लगा दिया। उसने जरूरत का सारा सामान साथ लेकर निकल गया। हालांकि वकील ने घर वालों को हैदराबाद जाने की बात कही थी, लेकिन वह असल में हाथ रस गया था। वहां उसने पहले ही मोहल्ले की पट्टी में एक कमरा किराए पर ले रखा था। आगरा वाले कमरे का सारा सामान वहां पहुंचा दिया। उसने कोई ऐसा सामान अपने साथ नहीं रखा था जिससे लोग उस पर शक करें। वकील के जाने के 15 दिन बाद अचानक जरीना भी घर से गायब हो गई। जरीना का इस तरह अचानक घर छोड़ देना हैरानी की बात थी। 7 बच्चों की मां जरीना के 2 बेटे और बेटियों की शादी भी हो चुकी थी। साल भर पहले वह नानी भी बन चुकी थी, इसलिए यह मानना मुश्किल था कि वह किसी के प्यार में पागल होकर पति और बच्चों को छोड़कर भाग गई होगी। 45 से 50 साल की उम्र वाली जरीना का अपने पति शैफी से कोई झगड़ा भी नहीं था, जिससे घर में कोई कलह होती। पूरा परिवार जरीना को हर जगह ढूंढा, पर कहीं उसका पता नहीं चला। शैफी आगरा के इस्लाम नगर मोहल्ले का रहने वाला था, जो वहां का जाना माना और बड़ा आदमी माना जाता था। इस मुश्किल वक्त में पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा था और जरीना की तलाश में सब उसकी मदद कर रहे थे। कई दिन बीत गए, लेकिन जरीना कहीं नहीं मिली। तब मोहल्ले के कुछ बड़े लोग उसके साथ थाना एतमाद-दौला पहुंचे। थाना पुलिस ने जरीना की गुमशुदगी का केस दर्ज किया और कहा कि वो उसे ढूंढने में लगे रहेंगे। ये सब लगभग 4 साल पहले हुआ था। पुलिस को जरीना की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन शैफी की पत्नी तो वह थी, इसलिए वह लगातार उसकी तलाश करता रहा। अगर जरीना अपना मोबाइल साथ लेकर चली गई होती तो पुलिस उसके फोन से लोकेशन पता कर सकती थी, लेकिन उसका फोन उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। दिन, हफ्ते, महीने नहीं, पूरे 2.5 साल बीत गए, पर जरीना का कोई पता नहीं चला। यह भी नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर गई। उसका इस तरह अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मोहल्ले वालों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी।
धीरे धीरे 2.5 साल भी गुजर गए। शैफी के घर वाले जरीना को भूलने लगे थे। तभी उन्हें उसका पता चल गया। इस्लाम नगर की रहने वाली सबीना की शादी हाथरस में हुई थी। एक दिन वह हाथरस की साप्ताहिक हाट में खरीदारी कर रही थी। तब उसकी नजर जरीना पर पड़ी। उस वक्त वकील भी उसके साथ था। जरीना को देखकर सबीना हैरान रह गई, क्योंकि इस्लाम नगर वाले समझ रहे थे कि जरीना शायद मर चुकी है। सबीना ने छिप छिप कर जरीना का पीछा किया और उसके कमरे तक पहुंच गई। सबीना ने यह बात अपने भाइयों को बताई, जो इस्लाम नगर में रहते थे। उन भाइयों ने जरीना के हाथरस में होने की खबर शैफी तक पहुंचा दी। जब शैफी मोहम्मद को पता चला कि जरीना वकील के साथ हाथरस में है, तो वह सीधे थाना एतमाद दौला पहुंच गया। उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर वकील के कमरे पर गया। शैफी ने वकील की अच्छी तरह पिटाई की और जरीना से कहा कि वह उसके साथ चलो। लेकिन जब जरीना ने शैफी के साथ आगरा जाने से मना कर दिया, तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जरीना ने अपने और वकील के कोर्ट मैरिज का कागज दिखा दिया। थाना पुलिस चुपचाप वापस लौट गई। शैफी बुरा मान गया। उसने जरीना को धमकी दी कि वह ऐसा हाल कर देगा कि वह वकील की भी नहीं रहेगी। हाथरस से लौटकर शैफी ने अपने भाई फुर्रा और पहली पत्नी के बेटे शमशेर के साथ मिलकर जरीना को सबक सिखाने की साजिश रची। फुर्रा और शैफी इस बात से बहुत नाराज थे कि एक छोटा सा लड़का उनके जैसे बड़े आदमी के घर की औरत को भगा ले गया। यह लगभग 1.5 साल पहले की बात है। इसके बाद योजना पर काम शुरू हो गया। सबसे पहले शैफी ने अपनी बड़ी बेटी हसीना को फोन करके जरीना के बारे में बताया और उसे जरीना के पास आने जाने को कहा। इसके बाद हसीना अपने पति के साथ जरीना के पास आने जाने लगी। वह कई दिनों तक वहां रुकी भी। हसीना ही नहीं, शमशेर और जरीना के बच्चे भी हाथरस आने जाने लगे। इसी बीच वकील और शमशेर की अच्छी दोस्ती हो गई। वही वकील की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसने शमशेर से कहीं अच्छा काम दिलाने की गुहार लगाई। वकील अच्छा मोटर मैकेनिक था, लेकिन जहां वह काम करता था वहां ज्यादा काम नहीं मिलता था, इसलिए उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। शमशेर ऐसे ही मौके की तलाश में था। वकील तो पुरानी बातों को भुला चुका था, लेकिन शैफी, शमशेर और फुर्रा उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे वकील को खत्म करके बदनाम कर सकें। जुलाई में हसीना के बच्चे की मौत हो गई, इसलिए जरीना उसके घर चली गई। घर में वकील अकेला रह गया। 25 जुलाई की सुबह शमशेर ने वकील को फोन किया और कहा कि शाम को कोटला रोड आना। वहां वह उसे एक वर्कशॉप के मैनेजर से मिलाएगा। वकील को काम की तलाश थी, इसलिए वह रात 8 बजे के करीब कोटला रोड पहुंच गया। वकील से बातचीत के बाद शमशेर अपने पिता और चाचा को लेकर हाथरस के लिए निकल पड़ा। सभी लगभग 7 बजे कोटला रोड पहुंच गए और वकील का इंतजार करने लगे। जब वकील वहां पहुंचा, तो शमशेर ने उसके पास जाकर कहा कि वह शराब लेकर आया है और पहले कुछ पीते हैं, फिर मैनेजर से मिलेंगे। शराब देखकर वकील ने भी उसे मना नहीं किया और वे दोनों जंगल के पास एक पत्थर पर बैठ गए। अंधेरा हो चुका था। शमशेर ने 2 पैग बनाए और वकील ने गिलास उठाया। इसी वक्त पीछे से शैफी आ गया और उसने वकील के सिर पर एक भारी पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर इतना भारी था कि उसी वार में वकील की मौत हो गई। मौत के बाद शैफी ने वकील की जेब से सारे सामान निकालकर उसे बम्बे के पास फेंक दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। वह वकील के चेहरे को भी उसी पत्थर से कुचल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। रात के लगभग 9 बजे हो चुके थे। तीनों वकील के शव को बम्बे के पानी में फेंकना चाहते थे, लेकिन तभी किसी वाहन की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वे शव वहीं छोड़कर भाग गए। शैफी ने वकील का मोबाइल और पैसे भी बम्बे में फेंक दिए थे। कॉल डिटेल्स और लोकेशन से पता चला कि जरीना इस मामले में शामिल नहीं थी, क्योंकि उसका मोबाइल मथुरा के माउंट में ही था। जरीना लगभग 1 हफ्ते से शमशेर, फुर्रा और शैफी से संपर्क में नहीं थी। इसी वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। बाकी आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जीवन में धोखा और गलत रास्ते कभी सही साबित नहीं होते। नफरत और बदला लेने की सोच से हमेशा नुकसान होता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। झूठ, साजिश और अपराध किसी को भी मुक्ति नहीं दिलाते, बल्कि जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। हमेशा सच के साथ रहो और सही फैसले करो, तभी जीवन में सुकून और सम्मान मिलेगा। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है।
जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।